प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज आप कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य में जामुन का पेड़ संकलित पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णचंद्र। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक गिरजा, एक खंदक और यूकेलिप्टस की डाली इनके कहानी संग्रह हैं। और शिकस्त, सड़क वापस जाती है, अन्नदाता, 52 पत्ते, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनको साहित्य अकादमी सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी रचनाओं में और भी रचना काफी हैं जो इनको इस लेखन कार्य के लिए अच्छी उपलब्धियां प्रदान करवाती हैं। आज आपके पाठ्यक्रम में संकलित इनका पाठ जामुन का पेड़ आप पढ़ने जा रहे हैं। इस जामुन का पेड़ कहानी के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि किस तरह से हास्य और व्यंग के माध्यम से कोई भी चीज किसी भी अनुपात में यदि हम देखना चाहें तो वहां उसमें ज्यादा फैल फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, ऐसा हम देखते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके ऊहापोह जिसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर इन घटनाओं में अतिशयोक्ति का और अविश्वसनीयता की जड़ें जान पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर इसमें ऊहापोह वर्णन किया गया है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती कि ये सच है या झूठ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हास्य व्यंग इसमें मौजूद है। इस बात को यहाँ इसके माध्यम से हमारे मन में एक समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीके में पाए जाने वाले एक विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने इस घटना में या इस रचना में दिखाया गया है। हम देखेंगे किस तरह से एक ऑफिशियल या कार्यालयी कामकाज की स्थिति में लेख लतीफी और एक दूसरे पर अपने काम को ढालने की प्रथा किस तरह चली आती है, इस बात को बड़े अच्छे रोचक और व्यंग रूप में, हास्य रूप में बतलाने का प्रयास किया गया है। देखते हैं इस रचना को। जामुन का पेड़। आप पुस्तक निकाल लें और उसमें देखें, साथ साथ मेरे और समझते जाएं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। कि रात को बड़े जोर का झक्कड़ आया। कहानी शुरू होती है। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब आप देखिए किस तरह मानवता या मानवीयता छार छार होती हुई नजर आती है इस कहानी में। तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया, सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ एकत्रित हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इनकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। यानी तीनों क्लर्कों ने किस तरह से उस पेड़ की प्रशंसाएं की। आदमी दबा पड़ा, उसकी कोई परवाह नहीं, किसी ने कोई अपने विचार प्रकट नहीं किए। पर मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया। एक चपरासी ने पूछ लिया। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी इस तरह से बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा, ओह जिंदा है। एक क्लर्क ने ताजुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने यह सुझाव दिया तो मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, क्योंकि पेड़ का तना बहुत भारी है और वजनी है, इसलिए यहां से आदमी निकालना संभव नहीं है। तो वह क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। इस तरह से माली ने वो सुझाव दिया। बोले, माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। लेकिन एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में सुप्रिटेंडेंट ने कहा, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूं। अब देखिए किस तरह से प्रक्रिया चलती है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर कामकाज चलता है, लेकिन उस आदमी को बेचारे की दबी हुई जान जो फंसी है उसको बचाने की कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा।
सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले के इंतजार किए बिना पेट को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। कितने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया, बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग में अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को किसी ने एहसास नहीं किया। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग में लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग से कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं। चूंकि हमारा काम नहीं है एग्रीकल्चर का, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, जो कि फलदार पेड़ है। क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसा कहकर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को फाइल भेज दी। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब बेचारा आदमी दबा पड़ा है, 2 दिन निकल गए, रात हो गई दूसरे दिन की। माली ने उसे कुछ दाना पानी खिलाया। जब उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें, यानी पहरा लगा दिया पुलिस का। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। चलो भाई ठीक है, इसको खाना तो खिला दीजिए। इतनी एक मानवता एक पुलिस वाले ने दिखाई। माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, बेचारा पड़ा रहा। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारी कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी तुम्हारी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा तुम्हारे यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। ओहो सॉरी। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब। देखिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या जवाब भेजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वास्ते। कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था आश्चर्य इस समय जब हम पेड़ लगाओ इसकी ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को कटवा कर निकाल लिया जाए। हर तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग विचार अपने आप में होते हैं। ये देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और पेड़ वहां का वहीं रह जाएगा। इस तरह एक मनचले व्यक्ति के द्वारा ये सुझाव दे दिया गया। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह तो ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला कि बिल्कुल सही है, तो मर जाएगा इस तरह काट के निकालोगे तो आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। अब देखिए कहां से कहां आदमी पहुंचता है, क्या क्या विचार आते हैं। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उसने अपने विभाग को सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे आदमी को अच्छी तरह से टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखकर, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी को प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। अब बताइए आप इतना स्थिति पहुंचने पर आदमी बचाना ही है, मरना नहीं है, बचाना है, और आप मरने की बात करते तो ऑपरेशन का औचित्य क्या रहा? तो आज के हमारे विभागों की कार्रवाई की स्थिति यही देखने को मिलती है। आश्चर्य होता है हमें ऐसी बातों को सुनकर के। इसलिए यह फैसला भी रद्द किया गया।
रात को माली ने फिर दबे हुए आदमी के मुंह से खिचड़ी डालते उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। तो दबा हुआ आदमी एक आहा भरकर धीरे से बोला। अब आप देखिए कितने डिपार्टमेंटों में वही फाइल चलती रही, तीसरा दिन निकल गया, आदमी दबा पड़ा है, लेकिन किसी का कोई ध्यान वास्तविकता की मानवता की ओर नहीं गया। कितना बड़ा व्यंग्य यहाँ लेखक कृष्ण चंद्र ने हमारे लिए बताया है। और ऐसा ही होता है, सरकारी कामकाज में इतनी शिथिलता देखने को मिलती है। हर कोई काम अपने जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की बात नहीं करता, एक दूसरे पर टालने की बात करता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। आप देखिए किस तरह आगे की घटना कि दबावाद में एक आहा भरकर धीरे से बोला कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी जब तक ये फाइल चलती रहेगी तब तक तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा तो हम मानते हैं। तो इस बात को सुनकर के माली ने अचंभे से अपने मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला कि क्या तुम शायर हो? तो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, यस। तो दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरी में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी कोई शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरी का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी और जिन्हें साहित्य और कविता में लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे, कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा आदमी कवि, इसलिए इस फाइल को संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से यानी संगीत विभाग से इसका संबंध है। तो कल्चर डिपार्टमेंट में अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले को फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखिए संगीत विभाग के लिए पहुंच जाती है, कल्चरल डिपार्टमेंट में फाइल पहुंच जाती है। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। बोला, तुम कवि हो? जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो, यानी किस नाम से जाने जाते हो आप? बोला, ओस। ओस? सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह के ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। बोला, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? ओफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। दबा हुआ व्यक्ति इस तरह से कहने लगा। बोला, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी आखिर साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो तुम्हारा चुनाव पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, कि आप हमारे सदस्य, हमारे साहित्य अकादमी के मेंबर चुन लिए गए हो। कितने ताज्जुब की बात है, आप देख रहे हैं। जो व्यक्ति बेचारे को जान को पड़ी है और पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, उसको निकालने की बात कोई नहीं करता, अभी तो उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया जा रहा है, इन सब चीजों का क्या आवश्यकता थी? तो इस तरह से व्यर्थ की चीजों में हमारे समय बर्बाद कर करके और किसी के जीवन के प्रति परवाह ना करते हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों में मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। हम ये नहीं कर सकते, सेक्रेटरी बोला, और हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, मगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, यानी तुम्हें मार सकते हो। कहने का मतलब सीधा सीधा यूं कहें हम लोग, यानी मरने के बाद पत्नी को वजीफा दिया जा रहा है, लेकिन जो जीवित रखा जा सकता है उसको जीवित नहीं रख सकते हम लोग। क्या व्यंग्य है, कितनी बड़ी बात है। बोला, मैं अभी जीवित हूं। कवि रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का काम कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से होता है। इसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी।
माली बहुत खुश था, तो दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वे किसी न किसी तरह इस जीवन के लिए लड़ाई जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से जीवित रहना है। यानी आज चौथा दिन निकल गया, पांचवा दिन आने की संभावना हो गई। 5 दिन तक व्यक्ति बेचारा दबा पड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसको निकालने के लिए तत्पर, कोई भी विभाग सामने नहीं आया। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फाइल पहुंच जाती है, आगे क्या होता है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उसको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। आज अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात को काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। कहां एक आदमी की जान के सवाल, मौत का सवाल, जिंदगी से जूझ रहा है, और कहां एक देश का संबंध दूसरे देश से बिगड़ने की बात सामने आ जाती है। मगर एक आदमी का जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। तो दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है कि हम अपनी मित्रता की खातिर एक आदमी का जीवन को भी बलिदान नहीं कर सकते। तो कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से दूसरे क्लर्क ने अपनी बात रखी। तो अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी पर फाइल पहुंच जाती है धीरे 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 करके, और 5 दिन निकल जाते हैं। 5वें दिन जाकर के प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है। उसमें क्या डिसीजन आता है आप कहानी के अंत में देखिए कि शाम के 5 बजे जब सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया कि सुनते हो, आके वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज हमारी फाइल पूर्ण हो गई। ये आकर के वहां से संदेश मिला। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। अर्थात उसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी। यानी कि आदमी के प्राण निकल चुके थे, वो मर चुका था। तब तक उसका कोई भी लेखा जोखा आपने देखा किस तरह से अमानवीयता का भाव और तीखा व्यंग, एक कार्यालय कामकाज की शिथिलता इस पाठ के लास्ट तक हमें देखने को मिली है। और व्यक्ति के प्राण चले गए, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने इसका कोई औचित्य समझ करके उस काम को पूरा नहीं किया, कोई भी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं निभाया। यही इस पाठ में तीखा व्यंग हास्य रूप में यहाँ पर बताया गया है, जिसको आपने देखा। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का होमवर्क भी आपको दे दिया गया है, इसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। बाकी अगले वीडियो में अपना अगले लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।